हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स वाले सेगमेंट को आई दृष्टि करंट अफेयर वाले बुकलेट से। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बुक मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हिंदी में अगर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ भी आपको लगता है, देख लो, मैंने अपने तरफ तरीके से देखा तो मुझे वैसा डिफरेंस नहीं पता चला, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप उस टॉपिक्स को एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है। मैं उस पर कुछ ना कुछ आपको दे दूंगा जिससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। चलिए, नेशनल इवेंट एंड प्रोग्राम्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग रतन टाटा जी, अभी उनकी डेथ हुई है, उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक फैक्ट समझ लेते हैं। हालांकि उनके बारे में क्या ही एक्सप्लेन करोगे, बहुत मतलब कुछ भी एक्सप्लेन करोगे तो वो कम ही होगा। टाटा ग्रुप जो है वो दुनिया की टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट ग्रुप में आती है। मतलब फिलेंथ्रोपी कहने का मतलब यही हुआ कि जो वो अर्न करते हैं, मतलब एक देखो, कहते हैं ना कैपिटलिस्टिक माइंड होना, एक होता है सोशलिस्टिक माइंड होना, एक होता है कैपिटो सोशलिस्ट, मतलब कैपिटल भी रहो और सोशलिज्म को भी फॉलो करो। लेकिन टाटा एक अलग ही एग्जाम्पल थे, अगर देखा जाए तो उनका एक अलग ही सिस्टम है, ठीक है। अगर हम लोग रतन टाटा जी के बारे में बात करें तो बहुत ही बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट, बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप के चेयरमैन। 1974 में टाटा सन्स के बोर्ड में इनको निदेशक का पद मिलता है। 1986 से 89 में एयर इंडिया के अध्यक्ष बनते हैं। इनका जो जन्म होता है, इनका जो बर्थ है वो 28 दिसंबर 1937 को होता है। मुंबई में हुआ था, ये तो पता ही होगा आपको। 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बनते हैं। 7 मई 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर अवार्ड्स की बात करें तो पद्म भूषण 2000 में, महाराष्ट्र विभूषण 2006 में, पद्म विभूषण 2008 में, असम वैभव 2021 में। कुछ और अवार्ड्स हैं जैसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये टाटा थे तो इनको बहुत ही प्रोमिनेंट पोस्ट स्टार्टिंग में मिली। 1961 आपको याद होगा, 1961 में जो पुर्तगाल जो थी वो इंडिया लीव की थी। तो 1961 में टाटा स्टील में ये काम करना स्टार्ट करते हैं। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पोस्ट पे जाते हैं। 2012 में वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इनके बारे में बेसिक्स, और इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, एग्जाम है और खास करके ये एग्जाम से भी ज़्यादा जरूरी है कि इनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स की, तो पहला हमारा स्कीम जो प्रोग्राम्स है वो है समृद्ध प्रोग्राम। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आईटी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये बेसिक है क्या ना, कि किस तरीके से आप किसी भी स्टार्टअप के प्रोडक्ट को, उसके इनोवेशंस को, डेवलपमेंट्स को और ग्रोथ को आप एक्सेलरेट करोगे, ठीक है। इसके बारे में बात किया गया है। समृद्ध स्टैंड फॉर बेसिक स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ द प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अगर हम लोग समृद्ध की बात करें, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिट्टी का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आईटी। किसके लिए है? तो स्टार्टअप्स के लिए है। और उनसे जो बेसिक क्या है हमारा, कि जो नेशनल पॉलिसी बना था सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पे 2019 में, उसके अंडर में स्टार्टअप्स को किस तरीके से ग्रो किया जाए, ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था अगस्त 2021 को। और ये बेसिकली 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स स्टार्टअप्स के बारे में बात करता है, ठीक है। और इसमें जो टोटल आउटले था वो 99 करोड़ 4 साल तक इसमें स्पेंड करने की बात की गई थी। समृद्ध इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट इट्स ओन पोटेंशियल। और अगर हम लोग देखें तो ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज, वैसे प्रोडक्ट्स जो मार्केट फिट है, बिजनेस प्लान्स, इन्वेस्टर कनेक्ट्स, और बहुत सारे जो अगर उन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली एक्सपेंड करना है किसी स्टार्टअप को, तो उसके लिए फंडिंग दिया जाता है अप टू ₹40 लाख। किसके द्वारा? तो मिट्टी के द्वारा। सबको पता है ये जो प्रोग्राम है समृद्ध प्रोग्राम, ये इंप्लीमेंट किया गया था मिट्टी के द्वारा। मिट्टी का एक स्टार्टअप हब है एमएसएच, उसके द्वारा किया गया था। और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन डीआईसी के द्वारा किया गया था। अगर हम लोग बात करें डाइवर्स एक्सेलरेटर नेटवर्क फॉर समृद्ध के बारे में, तो ये इसी प्रोग्राम का एक पार्ट है। इसको सेकंड कोहोर्ट में डाल सकते हो आप समृद्ध के। इसको लॉन्च किया गया था सेक्रेटरी के द्वारा, मिट्टी जो है वो एस कृष्णन जी, सेक्रेटरी ऑफ मिट्टी जो एस कृष्णन जी है उनके द्वारा। यह 100 दिन का एक एजेंडा था, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। बेसिकली इसमें 125 स्टार्टअप को सेलेक्ट करना था, उनके पोटेंशियल एक्सेलरेटर्स को ध्यान देना था, और किस तरीके से जो टोटल जो स्टार्टअप्स हैं लगभग 300 के आसपास, उनको और से और बूस्ट करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, मतलब 125 स्टार्टअप्स को इसके एम्बेट में लाया गया था, सपोर्ट करना था, ठीक है, और नर्चर करना था लगभग 300 स्टार्टअप्स को। तो ये हमारा समृद्ध स्कीम हो गया। बेसिक जानना है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार जान लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शिल्प दीदी महोत्सव के बारे में।
सिल्क दीदी महोत्सव के बारे में बात करें तो इसको नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। नई दिल्ली में याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे इसका वेन्यू पूछ देगा, ठीक है, वेन्यू पूछ देगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बेसिक इसको जो लाया गया है, सिल्क, सिल्क मतलब क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर सिल्क दीदी महोत्सव की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट्स की बात की गई है इसमें। सबसे पहला चीज़ आपको क्या याद रखना है, हैंडीक्राफ्ट्स की बात की गई है। दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि किसके एजेस के अंडर में आई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है सिल्क दीदी प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना वो आपको 100% याद होनी चाहिए फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जो मेंशन करता हूँ उसको याद कर लीजिएगा कि वही एग्जाम में पूछेगा। तो किसके एजेस के अंदर आई, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के एजेस में। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो पायलट बेसिस पे लाया गया। पहले 100 डेज के लिए इसको इनिशिएट किया गया। जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि आखिर हमें अचीव क्या करना है इस प्रोग्राम से, सिल्क दीदी प्रोग्राम से। तो इसमें यही करना है कि हमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करनी है अमॉन्ग द फीमेल आर्टिसंस। जो फीमेल आर्टिसंस हैं उनके अमॉन्ग हमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लाना है, मतलब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट लाना है पूरे के पूरे इंडिया में। बेसिकली अगर हम लोग सिल्क दीदी महोत्सव की बात करें तो ये आपको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देती है और साथ साथ में ही ई कॉमर्स प्रेजेंस को सपोर्ट करती है। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, मतलब दैट जो दीदीज हैं वो सेल कर सकती हैं अपने जो भी आर्टिसंस हैं, आर्ट वर्क्स हैं, हैंडीक्राफ्ट वर्क्स हैं, उसको ऑनलाइन सर्विसेज के साथ साथ। याद रखिएगा, एक तो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, साथ साथ में ही ई कॉमर्स का भी प्रेजेंस होता है उनके लिए, ताकि वो अपनी इनकम को और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉमर्शियली, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स नहीं करोगे तो आजकल थोड़ा सा आपकी जो 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 ब्रॉड है, मतलब बैंडविड्थ है, वो कम हो जाएगी। तो जो अगर हम लोग बात करें तो शुरू में स्टार्टिंग में 100 वुमेन आर्टिसंस को सेलेक्ट किया गया जिनको सिल्क दीदीज कहा गया। ये जो 100 वुमेन दीदी को, सिल्क दीदीज को सेलेक्ट किया गया है, वो उसमें से उनको चुना कहाँ से गया है, 72 डिस्ट्रिक्ट 23 स्टेट से, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है वो कवर करता है टोटल 30 डिफरेंट क्राफ्ट्स, 30 डिफरेंट क्राफ्ट्स को, जो कि हमारे इस सेक्टर में बहुत सारे डाइवर्सिटी दिखाएंगे, ठीक है। कॉमन नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा अलग अलग तरीके का, थोड़ा सा डिफरेंट। तो आपको यहाँ याद क्या रखना था, सिल्क दीदी महोत्सव में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल 100 डेज प्रोग्राम है, फीमेल आर्टिसंस को प्रमोट करना है। 72 डिस्ट्रिक्ट में 23 स्टेट में 100 फीमेल आर्टिसंस को चुना गया है ताकि उनको मार्केट वैल्यू में लाया जाए, ई कॉमर्स के प्रेजेंस में उनको डेवलप किया जाए, उनके साथ साथ उनका जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लखपति दीदी सम्मेलन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करते हैं लखपति दीदी सम्मेलन। अब देखो कहाँ पे हुआ था ये आपको जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था। वो सर्टिफिकेट्स देते हैं और सर्टिफिकेट्स देते हैं लगभग 11 लाख लखपति दीदीज को, जो हाल में ही लखपति बनी है ड्यूरिंग द 3rd टर्म ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है। लखपति आपको इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा। और बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो रिलीज किए हैं एक फंड, एक रिवॉल्विंग फंड है रुपीज 2500 करोड़ का, जो बेनिफिट करेगा लगभग 48 लाख मेंबर्स को, ठीक है। और 48 लाख मेंबर्स को डायरेक्टली बेनिफिट करेगा और 4.3 लाख SHGs को करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को करेगा। अगर हम लोग बात करें लखपति दीदी योजना के इंसेप्शन से, तो लगभग 1 करोड़ वुमेन को ऑलरेडी इससे फायदा हो चुका है, ठीक है। और अब गवर्नमेंट की अगली टारगेट क्या है, 3 करोड़ लखपति दीदीज को क्रिएट करने के। कल ही मैंने आपको बताया था एक ऐसा योजना था जहां पे ओडिशा गवर्नमेंट ने 1 करोड़ वुमेन के लिए निकाला था, 10,000 पर ईयर विद द कंडीशन ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट्स। आप मुझे बताना वो स्कीम कौन सा था, ठीक है। लखपति दीदी की बात करें, यह एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा। आपस में खुद को हेल्प करो और अर्न करो एनुअल हाउस होल्ड इनकम्स को कम से कम 1 लाख और मोर एट द रेट ऑफ एनुअल इनकम, ठीक है। तो कम से कम 1 लाख अगर इनकम कर रही हैं तो ये जो इनकम होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा एटलीस्ट 4 एग्रीकल्चरल सीजन में, या फिर आप कहो तो बिजनेस साइकिल्स में, जिनका मंथली एवरेज जिनका एक्सीड हो रहा है। मतलब किसी भी वुमेन का अगर मंथली इनकम एक्सीड कर रहा है 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपीज़, तो वो सस्टेनेबल हैं। और ये अनाउंस किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में अगस्त 15, 2023 में। तो बेसिक यही था, इसमें कुछ भी नहीं जानना है, इतना चीज़ जानना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है, लखपति दीदी से रिलेटेड है, उनको फाइनेंशियल फ्री करना है। और उन्होंने जो अनाउंस किया वो जलगांव महाराष्ट्र वाले रीजन में किया। रीजन याद रखना है, वेन्यू याद रखना, और कितना सा क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो ध्यान रखने हैं। दैट विल बी गुड टू गो। अगर आपको लगता है कि अगर आप देखो आपके बुक्स है तो अंडरलाइन कर लो इन चीज़ों को, अगर नहीं है तो आप कहीं छोटे से लिख लो, 1 से 2 लाइन 3 लाइन बनेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है।
नाउ 8वां धर्म धमा कॉन्फ्रेंस आया है, ये देख लेते हैं, जो रिसेंट है। 8वां धर्म धमा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, और इसमें गुजरात यूनिवर्सिटी हेल्प कर रही है। धर्म धमा कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे हेल्ड हुआ है? अहमदाबाद, गुजरात में। ये ध्यान रखना है कब हेल्ड हुआ है, बस एक बार सुन लो। अगस्त 23 से 25 2024 में। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके चीफ गेस्ट थे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। जो थीम था 8th धर्म धमा कॉन्फ्रेंस का, वो आपको कॉस्मोलॉजी इन धर्म एंड धमा, कॉस्मोलॉजी इन धर्म एंड धमा। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो कॉस्मिक जो एनर्जीज होते हैं, कॉस्मिक जो स्टडीज होती हैं, उसको हम लोग धर्म और धमा से किस तरीके से रिलेट करेंगे, ठीक है। डॉक्टर नीरजा गुप्ता जो वीसी थी सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट एंड इंडिक स्टडी, भोपाल की जो यूनिवर्सिटी है, वो होस्ट की थी इस बार। धर्मा धमा की बात करें तो यह एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाउंडेशन का, जो कि बेसिकली यही एम करता है कि किस तरीके से हमें धर्म और धमा को के व्यू पॉइंट से हमें चीज़ों की रिलेवेंसी देखनी है, ठीक है, चीज़ों की रेलेवेंसी देखनी है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग देखें तो आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बुद्धिस्ट कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेलेवेंट हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या है, यह एक एनुअल कॉन्फ्रेंस था जो बहुत सारे आइडियाज़ को एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेट करेगा, या बहुत सारे आइडियाज़ को क्रॉस मर्ज करेगा, जो कि हार्मनी को फॉस्टर करती हैं। और साथ साथ में ही बहुत सारे जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, 2 एंशियंट सिविलाइजेशन मान लो, एक तो बुद्धिज्म मान लो, एक हिंदुइज्म मान लो, उन दोनों के लिए ये बात करती है। जो पहला इंटरनेशनल धर्म धमा कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था सितंबर 22 से 2012 को सांची यूनिवर्सिटी एमपी में। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है, एक पॉइंट ये हो जाता है, एक पॉइंट ये हो जाता है, और फिर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था और फिर इसके चीफ गेस्ट कौन थे। दैट विल बी गुड टू गो फॉर 8th धर्म धमा कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मैं लास्ट में ये बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्या याद रखना है वही ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है ना, ये सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ, ये सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस एक्सक्लूड करो और आगे बढ़ो। 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे टर्म आएगा नीति आयोग का, तो नीति आयोग के बारे में समझ लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हर हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको नीति आयोग के बारे में देखने को मिलता है। तो नीति आयोग को सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर हम लोग कॉम्पोजिशन की बात कर ले नीति आयोग की, तो कॉम्पोजिशन में चेयरपर्सन आपको प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कॉम्पोजिशन की अगर हम लोग बात कर ले बेसिक, तो चेयरपर्सन पीएम हो जाएंगे, साथ में ही और वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वाइस चेयरमैन हो जाएंगे, जिसको अपॉइंट करेंगे हमारे पीएम खुद। उसके बाद गवर्निंग काउंसिल होंगी, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज। मतलब क्या हो जाएगा, गवर्निंग काउंसिल हो जाएगा, जिसमें आपको सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स या फिर एंड ऑल्सो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज, ठीक है। एडॉक मेंबरशिप भी होती है, 2 मेंबर होते हैं जो कि एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी से बैठते हैं, जो कि लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन से होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप की बात कर ले तो यहाँ आपको मैक्सिमम 4 मिलेंगे, मैक्सिमम 4 ही मिलेंगे, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से होंगे, जिनको नॉमिनेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, एक फिक्स टेन्योर के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा। इनका जो रैंक होगा वो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक के एम्बिट में आएगा। आप मुझे बताना सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक क्या आती है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, एंड ये भी बताना मुझे यूपीएससी की चेयरमैन की ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में रैंक किसके बराबर है, ठीक है। स्पेशल इन्वाइटी भी कुछ होते हैं, जैसे एक्सपर्ट्स हो गए, कुछ स्पेशलिस्ट हो गए, डोमेन नॉलेज हो गए, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, और इनको नॉमिनेट किया जाता है हमारे किनके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग के भी चेयरमैन कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो नीति आयोग हब्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको टीम इंडिया हब मिलेगा, जो कि एक तरीके से इंटरफेस की तरह काम करता है स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में। जो हब्स होते हैं, नीति आयोग हब्स जो होंगे वो एक इंटरफेस की तरह काम करेंगे बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर। नॉलेज एंड इनोवेशन हब होता है, जो कि थिंक टैंक, जो कहते हैं ना नीति आयोग इज अ थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो ये बिल्ड करते हैं थिंक टैंक्स के ऑकमेंट को नीति आयोग के लिए। जो आयोग है वो बेसिकली आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लाती है, पता ही होगा, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी पेपर और 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग नीति आयोग की बात कर ले तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो नीति आयोग जो होता है एक 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन जो था पहले का, वो काफ़ी रिडंडेंट हो गया था, उसको एकदम रिडंडेंट माना गया और उसको रिडंडेंट कर दिया गया। और जो देखो समय के साथ ना आपको चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी इफेक्टिवनेस धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे जो
एसोसिएशंस होते हैं। देखो, अगर हम लोग सिंपल सा अगर बात करें नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन जो पहले थी, तो किस तरीके से काम करता है, अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है। नीति आयोग क्या है? एक एडवाइजरी थिंक टैंक है। नीति आयोग इज एन एडवाइजरी थिंक टैंक, ठीक है। लेकिन प्लानिंग कमीशन क्या था? यह एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। नीति आयोग की बात करें तो ये आपको मेंबरशिप वाइडर एक्सपर्टीज से लेके आते हैं, लेकिन प्लानिंग कमीशन में ये लिमिटेड एक्सपर्टीज की पे ही चलता था। अगर नीति आयोग की बात करें तो यह सर्व करता है एज ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। क्योंकि स्टेट्स को जो है वो इक्वल पार्टनर्स का दर्जा दिया गया है, इरिस्पेक्टिव दिया गया है कि नहीं दिया गया है ये बात की बात है। स्टेट्स जो है प्लानिंग कमीशन के वक्त में पार्टिसिपेट करती थी एज ए स्पेक्टेटर्स इन एनुअल प्लानिंग मीटिंग। तो सिर्फ आप बैठ के बस दूर से नजरिया लो प्लानिंग कमीशन में, लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है, आपको पार्टिसिपेट करोगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। नीति आयोग की बात कर ले तो जो सेक्रेटरीज, जिसको हम लोग सीईओ कहते हैं, ये अपॉइंट किए थे प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। अभी आप बता दीजिए मुझे सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है। और प्लानिंग कमीशन की बात कर लेते हैं, सेक्रेटरीज वेयर अपॉइंटेड थ्रू यूजुअल प्रोसेसेस। अगर हम लोग नीति आयोग की बात करें तो ये फोकस करता है बॉटम से अप अप्रोच, मतलब हम लोग नीचे से चलेंगे और ऊपर तक जाएंगे प्लानिंग के केस में। लेकिन अगर यही हम लोग प्लानिंग कमीशन की बात कर ले, वो टॉप टू डाउन अप्रोच को कैरी आउट करता था, ठीक है। नीति आयोग जो है वो ये ना कि पॉलिसीज को इम्पोज करने के लिए मैंडेटरी रेगुलेशंस नहीं बनाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, इन प्लानिंग कमीशन पॉलिसीज को इम्पोज किए जाते थे स्टेट्स पे, और फंड्स को एलोकेट किए जाते थे, और फिर इसको अप्रूव किया जाता था। नीति आयोग के पास ना एक चीज समझ लीजिए, अब कोई पावर नहीं बचा कि वो फंड्स को एलोकेट करेंगे। अब ये फंड एलोकेशन का काम फिनेंस मिनिस्टर को पकड़ा दिया गया है। लेकिन प्लानिंग कमीशन में उसके पास पावर होती थी कि वो एलोकेट करे फंड को, मिनिस्ट्रीज को, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब देखो, कुछ बहुत ही मेजर इनिशिएटिव्स होते हैं जो नीति आयोग चलाती हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंडिया इंडेक्स, जिसमें एसडीजी गोल्स भी आते हैं। तो आपके 17 एसडीजी गोल्स जो कि अभी आगे वाले करंट अफेयर्स में आएंगे। कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जो याद रखने की जरूरत मैं बताता हूं, अटल इनोवेशन मिशन। इसी के साथ साथ 7 प्रोजेक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म आएगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ये लाता है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। मतलब ये सब जो इंडेक्स में बता रहा हूं ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। इसमें क्या करना ना, जैसे एग्जाम देने जा रहे हो आप कोई भी एग्जाम, तो इन सारे इंडेक्स, जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स हो गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हो गया, अटल इनोवेशन मिशन हो गया, फिर आपको स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया 75 हो गया, फिर एक मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, उसको ना एक बार देख लेना। नीति आयोग कुछ रिपोर्ट्स निकालती है, उसके कुछ कुछ समरी को कर लेना, तो कि एग्जाम में ना 4-5 क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये था हमारा नीति आयोग के बारे में, बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो हुई है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इसको वो किए हैं, चेयर किए हैं। 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई है नीति आयोग की, और ये कब हुई है? जुलाई 27, 2024 को। अब देखो ये हुई कहाँ पे है, तो ये हुई है आपको राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में। इसको अटेंड किए थे चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, आपको पता ही है, यूटीज में लेफ्टिनेंट एलजी करेंगे और स्टेट में हमारे सीएम करेंगे, और जो भी 20 स्टेट्स थे और 6 यूटीज इसमें पार्ट ली थी। अब इस जो 9वां गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुआ है उसका कुछ तो मुद्दा होगा, कुछ तो हाईलाइट्स होंगे। तो जो हाईलाइट्स है वो आपको सीधी सी यही बात है कि इनकरेज किया जा रहा है स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट को कि वो फॉर्मुलेट करे विजन, मुद्दा 247 नहीं 2047, ठीक है। जो बेसिकली अलाइन क्या करेगा, नेशनल विजन फॉर डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया एट 75 की बात चल रही थी, इंडिया एट 2047 भी चल रहा है। ध्यान रखिएगा, एकदम की पॉइंट्स को पकड़िएगा, की पॉइंट्स जो होते हैं उसको कहीं ना कहीं लिखिएगा। बेसिक इसमें क्या है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी 2047 तक, तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी 2047 तक, जिसकी जो जीडीपी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगी, वो टारगेट कर रही है यूएस डॉलर 30 ट्रिलियन। अब आप कहोगे कि मुझे जीडीपी को समझा दो, तो ये मैं नहीं समझाऊंगा। जीडीपी की अगर बात करते हैं, चलो समझा ही देता हूं। जीडीपी की भी बात करेंगे ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी जीडीपी की बात करेंगे तो टेरिटरी पे जाना। टेरिटरी मतलब आपके जमीन पे जो भी कमाई होगा वो हम लाएंगे जीडीपी के अंदर में, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि कोई भी अगर यूएसए है, वहां पे इंडियन एम्बेसी है यूएसए में है, अगर वो कुछ अर्न कर रहा है ना, तो वो भी हमारे इंडिया के जीडीपी में आएगा, क्योंकि वो जो एम्बेसी होता है वो किसी देश का नहीं होता है। जैसे हमारा इंडियन एम्बेसी है अमेरिका में, तो वो हमारा है।
जैसे होता है मान लो वॉर फ्रंट कैप्सूल्स, जहाँ पे वॉर के लिए कैप्सूल्स जाते हैं छोटे छोटे, अगर उससे आप कुछ जनरेट कर रहे हो तो वो भी हमारा इंडिया का होगा। तो हमारी टेरिटरी जो होगी उसमें जो आप अर्न करोगे, जब भी जीडीपी की बात आएगी ना तब तुरंत चले जाना टेरिटरी पे, ठीक है। नेशनल इनकम की जब भी बात आएगी ना तो अपने सिटीजन पे चले जाना, बस कीवर्ड को पकड़ो। जीडीपी की बात होगी तो टेरिटरी की बात करना, नेशनल इनकम की बात होगी सिटीजन्स की बात करना, सिटीजन्स की बात करना, ठीक है। चलिए, तो हो गया हमारा जो टारगेट है 30 ट्रिलियन का, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है 2047 तक, ये सब रखना है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली चार्टर को डिज़ाइन करना है, इसको प्रपोज किया गया कि इनकरेज करेगा कि इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जाएगा, फिर उसको बार बार मॉनिटर किया जाएगा कि जो भी पैरामीटर्स होंगे इन्वेस्टर फ्रेंडली चार्टर को रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए उसको रखा जाए, ताकि कंपटीशन जो हो आपस में वो हेल्दी हो स्टेट्स के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। यह एक प्रीमियर बॉडी है, सीधी सी बात है। यह अब जो विजन नीति आयोग का है सेम उसी तरीके का होगा। नेशनल प्रायोरिटी और स्ट्रेटेजी की बात करेगा, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखेगा स्टेट्स की, और साथ साथ में ही डेवलपमेंट नैरेटिव पे बात करेगा। देखो, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे तो मतलब क्या समझ में आता है? मतलब यही समझ में आता है कि हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग में कौन, देखो जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग का उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो बॉक्स है ना, ये वीवीआई है। जैसे पीएम ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अदर यूटीज, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फुल टाइम मेंबर्स नीति आयोग एंड स्पेशल इन्वाइटीज। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है किसके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और है, एक पोर्टल लाया था नीति आयोग, इसको कहते थे ई अमृत पोर्टल। मैं कहीं लिख देता हूं, ई अमृत पोर्टल, ठीक है। एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन था, जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे, ईवी पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे, उनके परचेज से इन्वेस्टमेंट तक, अपॉर्चुनिटीज से पॉलिसीज तक, पॉलिसीज से सब्सिडीज तक, ठीक है। यह जो पोर्टल है वो डेवलप किया गया और होस्ट किया गया नीति आयोग के एम्बिट में, और इसको बहुत ही एक तरीके से नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के एम्बिट में भी रखा गया। इसमें जो हेल्प कर रहा था वो यूके गवर्नमेंट था एज ए पार्ट ऑफ यूके इंडिया जॉइंट रोड मैप, और साथ साथ में ही दोनों कंट्री जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी साइन किया था इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नीति आयोग को समझना है, नीति आयोग से जो रिपोर्ट्स निकलते हैं ना उससे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और मेंस में बनते हैं, उसको आराम से, बहुत परेशान नहीं होना है, उसको थोड़ा बहुत देखते रहना है ठीक है। चलिए बात करते हैं रीसेट प्रोग्राम के बारे में। हाल में ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो लॉन्च किए हैं रिटायर स्पोर्ट्समैनशिप एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, इसको रीसेट कहते हैं। तो अब देखो, आपको क्या याद रखना ना, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं घुसना है। रीसेट की बात करेंगे तो देखो, वैसे स्पोर्ट्समैन जो अभी थोड़े से नलीफाई, मतलब जो अभी वो हो गए हैं, मतलब एक तरीके से नल हो गए हैं, नल एंड वाइट बैट हैं, उनको रीसेट करना है। इस तरीके से याद कर लो। ये जो प्रोग्राम है ये आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे के एम्बिट में इसको मतलब के ओकेजन पर लाया गया। प्रोग्राम लॉन्च किया गया था डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। प्रोग्राम दिल्ली में लॉन्च किया गया था। प्रोग्राम कब किया गया था ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगस्त 29, ध्यान रख लेना, मतलब सुन लेना एक बार। रीसेट प्रोग्राम जो है बेसिकली ये क्या करेगा कि हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करेंगे वैसे स्पोर्ट्समैन के लिए जो रिटायर हो चुके हैं, जो हमारी कंट्रीज़ के लिए खेले हैं, हमारी कंट्रीज़ के लिए बहुत सारे मेडल्स जीत के लाए हैं, और अगर आप उनको रिटायर होने का छोड़ दे रहे हो तो ये तो गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। तो इसके लिए इसको स्टार्टिंग में पायलट फेज की तरह रीसेट प्रोग्राम को लाया गया है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसको एलनाइप कहते हैं, ये इसकी लीड इंस्टीट्यूट है जो इंप्लीमेंट करेगी इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट अगर एक बार ध्यान रखना, मतलब इसको अगर पढ़ना होगा 2 बार पढ़ना, लेकिन रीसेट किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको 3 बार पढ़ना होगा, तभी आपको याद होगा ये, ठीक है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया के बारे में जो जानते ही हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, आखिर कौन कौन से ऐसे हैं जो एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि एलिजिबिलिटी है वैसे एथलीट्स जो रिटायर हो चुके हैं एक्टिव स्पोर्ट्स कैरियर से और जिनकी एज 20 से लेकर 50 साल तक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन आपको मल्टीपल ऑप्शन में बनती है तो ये भी डाल देंगे, फिर कहाँ पे हुआ ये भी डाल देंगे, साथ में रिसेट को किस चीज़ से रिलेटेड है ये भी डाल देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी इंस्टीट्यूट इसमें रिलेटेड है वो भी देख लीजिएगा। यूपी की एग्जाम दे रहे हो तब तो आप इंस्टीट्यूट का भी नाम रट के जाना, हालांकि एग्जाम लेंगे कि नहीं पता नहीं है उनका, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ में बहुत से विनर्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल चीज़ों से जुड़े हुए होंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मेडलिस्ट होते हैं, नेशनल मेडलिस्ट हो गए, स्टेट मेडलिस्ट हो गए, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन से जुड़े हुए लोग हो गए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स जो होगा वो एलिजिबल होगा। मतलब जो भी
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स हैं वही एलिजिबिलिटी बताएगी, और साथ साथ में ही आप इस कोर्स में रिसर्च प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो इसके एम्बिट में ही। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे संपूर्णता अभियान कैंपेन। ठीक है, संपूर्णता अभियान कैंपेन, अगर संपूर्णता अभियान कैंपेन की बात हो रही तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में संपूर्ण क्रांति कहाँ पे आई थी। ठीक है, संपूर्ण क्रांति नाम की एक ट्रेन भी चलती है। संपूर्ण क्रांति इंडिया के मैप पे बहुत बड़ी है, हिस्टोरिकल मैप पे बहुत बड़ी एक क्रांति थी, रिवॉल्यूशन थी, आप बता सकते हो। हाल में ही देखो, अब नीति आयोग इतनी बार आया तो नीति आयोग को बताना बहुत जरूरी था। हाल में ही नीति आयोग ने लॉन्च किया संपूर्णता अभियान जुलाई 4, 2024 को। बेसिकली इसमें क्या है, सिटीजन्स जो हमारे कंट्री में हैं वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें क्या किया गया ना, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात की गई और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक की बात की गई। इसमें हम लोग ऑलरेडी भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जान लो। बेसिक इसमें क्या है कि 3 महीने का कैंपेन होगा जो कि 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। ये जो कैंपेन है वो बेसिकली 100% सैचुरेशन, अगर हम लोग बात करें तो 100% इसमें जो भागीदारी होगी वो कब होगा, इसमें 12 कैसे होगा वो 100% सैचुरेशन ऑफ द कैंपेन। तो इसमें क्या होगा, 12 जो टोटल सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स हैं, टोटल की सोशल सेक्टर इंडिकेटर, देखो कितने हैं ये ध्यान रखना होगा, कितने हैं, तो टोटल की सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स जो है वो 12 हैं, सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स में। अगर हम लोग बात करें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की, तो ये लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात करें तो जनवरी 2023 में ये भी पीएम ही लॉन्च किए थे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करें तो ये सीधी सी बात है, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स के ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करता है कि हमारे कंट्री में डिस्ट्रिक्ट्स का जो लेवल है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसमें 112 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था। और अगर हम लोग एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ पे 500 ब्लॉक्स इन 329 डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस चुना गया था। बेसिक 5 थीम को चुना गया था फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। उसमें था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फिनेंशियल एंड कल्चर एंड स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो क्वेश्चन बनेगा ना, तो इसमें से वो 2 पॉइंट उठा के डाल देंगे, इसमें एक और डाल देंगे स्पोर्ट्स या कुछ भी डाल देंगे, जो कि इसमें होगा नहीं। तो आपको सेंसिटिवली ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कुछ बहुत ही कोर जो वैसे प्रोग्राम्स चले आ रहे हैं, जो कोर है, जो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके आप में कौन कौन किस किस थीम पे बेस्ड है, उसके एम्बिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो याद रखना होगा। ठीक है, अब इसमें 81 इंडिकेटर्स होंगे जिससे मेजर किया जाएगा प्रोग्रेस ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अगर हम लोग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात करें तो ये भी 5 थीम पे होता है। सेम चीज़, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड एलिड सर्विसेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में बात करोगे तो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट की बात नहीं की गई है, लेकिन इसमें ब्लॉक वाले में सोशल को इंक्लूड किया गया है। ध्यान रखिएगा, तो माइनर चेंजेस हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है, ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, इसमें 40 इंडिकेटर्स का ध्यान रखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बड़ी होती है, 81 कर लीजिएगा, और इसमें 40 होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चंद्रयान 3, इंडिया का तीसरा लूनर मिशन और इंडिया का सेकंड अटेम्प्ट कि वो अचीव करे सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सरफेस, मून के सरफेस पे जाने का दौर है। ठीक है, तो जाना है और ये इंडिया का सेकंड अटेम्प्ट है, तीसरा ल्यूनर मिशन है। जुलाई 14, 2023 को चंद्रयान 3 टुक ऑफ होती है। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में जो है, जो स्पेसक्राफ्ट जो इंटर करती है लूनर ऑर्बिट में अगस्त 5, 2023 को। ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट था, आपको पता ही है। लूनर साउथ पोल पे ये अपना कदम भी रखती है अगस्त 23, 2023 को। तो बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है ये, नो डाउट इन दैट। लोग क्या होता है ना, जैसे ब्रिटेन की एक न्यूज़ एजेंसी है, वो कहती है कि एक वो बनाते हैं कॉमिक, जैसे मीम्स बनाते हैं कि इंडिया आर ट्राइंग टू रीच ऑन दैट पार्ट ऑफ द मून्स जहाँ पे कोई आज तक नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी अभी भी वो गाय भैंस चरा रहे हैं, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके बताया था उन्होंने। तो उनका सोच है, देखो ऑब्वियस है, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके आसपास के लोग एक कुछ नेगेटिविटी फैलाएंगे, आपके आसपास के लोग ये भी जानेंगे कि इसको किस तरीके से अगर मान लो अगर आपके बारे में कोई भी एक भी इंसान सोच रहा है ना, तो जरूर आप उससे अच्छा कर रहे हो। ये आप एकदम ध्यान रखना, ये एकदम बहुत बेसिक सा फैक्ट है, ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर मैं अगर किसी के बारे में सोच रहा हूँ, हाँ ये अलग बात है कि आप टाटा जी के बारे में सोच रहे हो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो और अगर आपके आसपास की इकोसिस्टम है तो इधर ही और सी इज डूइंग वेरी वेल, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हमेशा कंपटीशन खुद को बनाओ, खुद को कंपटीशन बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा करोगे। तो अगर बात कर, देखो ये साउथ पोल रीजन पे उतरा, तो आपको ये याद नहीं रखना है कि कितने डिग्री पे, लेकिन एक बार बस पढ़ लेना जरूरी होता है। 69.373 साउथ लैटिट्यूड क्या था, 32.319 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है,
जो विक्रम लैंडर था वो टच डाउन करता है लूनर साउथ पोल को 6:04 PM पे। अब यूपी वाले जो भी हैं उनको समझ में आना चाहिए कि यूपी पीसीएस कुछ भी करती है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। अगस्त 23 को उतरती है। साथ साथ में ही ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में ज्वाइन कर लेती है, जहां पे इंडिया पहली कंट्री बन जाती है कि वो लैंड करेगी अनचार्टेड सरफेस को, जहां पे आज तक कोई नहीं उतरा, ठीक है। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली हमें सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना था ल्यूनर सरफेस पे, और हमें जो हमारा रोवर है, एक लैंडर होता है, एक रोवर होता है। लैंड हो जाएगा और रोवर उसको रोव करेगा, मतलब उसको लेके घूमेगा। तो जो रोवर होता है मूव करेगा मून के सरफेस पे, ठीक है। और इसमें इसका एक तो सिंपल बेसिक एम ये भी था कि वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। मिशन का ऑब्जेक्टिव पता चल गया हमें। अब हम लोग कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। चंद्रयान 3 3 कंपोनेंट मिशन है इसमें। पहला जो मॉड्यूल है वो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, साथ में एक लैंडर मॉड्यूल होगा, एक रोवर मॉड्यूल होगा। लैंडर प्लस रोवर तो आपको पता ही होगा, ये तो होगा ही होगा, तभी तो काम करेगा। और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा जो उसको इजेक्ट करेगा, ठीक है। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा वो कैरी करेगा लैंडर एंड रोवर को। देखो, एक तो लैंड कराएगा, एक रोव करेगा, लेकिन उसको लेके जाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो ल्यूनर ऑर्बिट के 100 किलोमीटर के दायरे में इसको लेके जाएगा। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो एक किस पे बेस्ड है ये देखो, मतलब समझना, ये बेस्ड है आपको स्पेक्ट्रोपोलैरिमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, इसको सेप कहते हैं, सेप पे बेस्ड है। आगे दे भी रखा होगा, शायद नहीं दे रखा तो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सेप पे बेस्ड है। अब देखो, पेलोड्स होता है, कुछ वजन जिसको उसको लेके जाना होता है, ठीक है। तो ये जो पेलोड्स होता है वो आपको बेसिक जो सेप है, सेप इन द सेंस की प्रोपल्सन मॉड्यूल है, वो पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ अर्थ को कंपाइल करेगा फ्रॉम द लूनर ऑर्बिट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोपल्सन मॉड्यूल के बारे में। तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ जुलाई 14, ये डेट तो याद रखना भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जुलाई 14, 2023 को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया गया 1969 में, ठीक है, 1969 में। लॉन्च कहाँ से हुआ? श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, साक, STSC SHAR, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। बजट था इसको 615 करोड़। मतलब समझो ना कि आप कोई हॉलीवुड की मूवी है ना, जितने में बनती है उतने में इन्होंने आप पूरा का पूरा लॉन्च कर दिया। वैसे सरफेस पे चले गए जहाँ पे कोई नहीं गया आज तक। तो आप समझ लो कितना ज़्यादा, कितना इफेक्टिव है। अगस्त 5, 2023 को इसरो कंप्लीट करती है लूनर ऑर्बिटल इंसर्शन, LOI कहते हैं, जो कि सक्सेसफुल इवेंट है। और चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को मून्स के ऑर्बिट पे पुट कर देते हैं, ठीक है। नेशनल स्पेस डे की बात कर ले, अगस्त 23, 2023 को है। फिर जो चंद्रयान 3 है उसकी जो लैंडिंग साइट है उसको क्या कहा गया है? देखो, करंट अफेयर क्या पूछेगा? करंट अफेयर यही पूछेगा कि उसका नाम है शिव शक्ति। लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 2 था, वो था तिरंगा पॉइंट। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग साइट है वो है शिव शक्ति। चंद्रयान 2 का जो था वो तिरंगा पॉइंट था। और चंद्रयान 1 का जो था वो जवाहर पॉइंट था, ठीक है, वो जवाहर पॉइंट था। कुछ और की फीचर समझ लेते हैं चंद्रयान 3 मिशंस का। तो बेसिकली चंद्रयान 3 जो है वो एक इंडिजिनस प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, ये सारा का सारा इंडिजिनस है। लैंडर का नेम था विक्रम, याद रखिएगा, लैंडर का नेम था विक्रम, रोवर का नेम था प्रज्ञान, विक्रम एंड प्रज्ञान। तो आप इसको वाइस प्रिंसिपल से याद रख सकते हो या वाइस प्रेसिडेंट से याद रख सकते हो। हमेशा पहले लैंडर आता है, फिर रोवर आता है। पहले आप लैंड करोगे देन रोव करोगे, तो पहले से विक्रम हो गया फिर प्रज्ञान हो गया। इस तरीके से ही कोरिलेट करो, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोपल्सन मॉड्यूल को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक जो थ्योरी थी वो याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोपोलैरिमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ, इसको सेप कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग लैंडर की पेलोड्स की बात करें, वेट की बात करें, तो टोटल मास 1749.86 kg था। और इसकी जो पावर थी वो थी 738 वाट, ठीक है। फिर एक रंभा LP है, इसको लैग्मिनर प्रोब कहते हैं। बेसिकली ये करता क्या है? ये मेजर करता है नियर सरफेस प्लाज्मा को। देखो अब एग्जाम में क्या है ना, आप किसी क्वेश्चंस को देखोगे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, कंपोनेंट्स करते क्या हैं, वहां पे वो उनका पर्पस क्या था वो पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो जो लैंडर मॉड्यूल समझ में आ गया। लैंडर मॉड्यूल जो है वो बेसिक लैंडर मॉड्यूल क्या है? ये कैरी करता है स्पेसिफिक पेलोड्स को, जो इंक्लूड करेगा जो हम इंस्ट्रूमेंट्स ले जा रहे हैं। बस सुनते चलो, आप बस सुनते चलना, कुछ भी आपको कुछ नहीं करना है, बस समझ जाओगे आपकी करना क्या चाहते हैं। जैसे देखो, ILS से पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है। RO का पेपर, मैंने जो पेपर लीक हुआ था वो देख रहा था, उसमें पूछा हुआ था ये सब क्वेश्चन, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ कि RO का पेपर था या किसी और चीज़ का पेपर था। आप पेपर्स को देखते रहो, पेपर देखते रहोगे। जैसे अभी मान लो कि उसका CAPF का एग्जाम हुआ,
तो एग्जाम दो या ना दो उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप पेपर्स को देखोगे तो बहुत चीज़ समझ में आती है कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो, तो अगर हम लोग बात करें तो जो लैंडर मॉड्यूल होगा उसमें स्पेसिफिक पेलोड को कैरी करेगा, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसके सूट्स को कैरी करेगा, और लूनर सरफेस के एटमॉस्फेयर को, देखो पूछता है कि करना क्या चाहता है, तो लूनर सरफेस के एटमॉस्फेयर को, जो जिसको कहते हैं चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको चेस्ट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, तो ये मेजर करेगा थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर, मतलब कितना ज़्यादा हीट है और कितना ज़्यादा टेम्परेचर का राइज करता है वहाँ पहुँचने पे। क्योंकि अगर आप सरफेस पे पहुँचोगे, अगर आपको एब्रप्ट कुछ चेंज मिलेगा, बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा, और अगर आपकी इंस्ट्रूमेंट उस चीज़ को झेल नहीं पाएगी, तो आप फिर वो हो जाएगा ना, आपका 615 करोड़ तो डूब जाएगा। पैसे के साथ साथ एक होप होता है कंट्री का, वो भी डूब जाएगा, है ना। और फिर इसको फिर से रीडिज़ाइन करने में वो मैं समझता हूँ, ठीक है, मेरे फैमिली के एक मेंबर है जो इसरो में भी साइंटिस्ट हैं, वो चंद्रयान 2 में थे, तो उनका जो हाल देखते थे ना, वो मतलब समझो तो वो आपको लगता है यहाँ से देख के लगता होगा अरे चलो ठीक है, मतलब बस देख रहे हैं हम लोग, लेकिन आपको पता नहीं है कितनी ज़्यादा मेहनत है, वो मैकेनिकल में है इसलिए मुझे पता है। अब देखो, तो ये मॉड्यूल तो समझ में आ गया, तो ये आपको याद रखना है, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो चेस्टे है वो आपको कैरी करता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सरफेस को रीड करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग लैंडर मॉड्यूल की बात कर ले, तो लैंडर मॉड्यूल जो विक्रम है वो कैरी करता है स्पेसिफिक, ये तो आपको पता चल गया कि चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पे, मतलब इससे रिलेटेड है। इसके साथ साथ एक और है, उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी, इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटीज को कहते हैं ILSA। ये जो ILSA है ये मेजर करेगा सेस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग, मतलब जहां पे लैंड करेगा, इल्सा जो है, ठीक है, मैं इसको ऐसे पढ़ लेता हूं, इल्सा जहां पे वो लैंड करेगा, ठीक है, तो लैंड करेगा तो वहां कुछ सेस्मिक एक्टिविटी होगा भाई, अगर कुछ चीजें उतर रही हैं, हाईली प्रोपल्ड चीजें हैं और वो लैंड कर रही हैं, तो उसके आसपास का कुछ सेस्मिक एक्टिविटीज होगा। सेस्मिक आपको पता है, सेस्मियोग्राफ होता है, जिसे सेस्मिक एक्टिविटी अर्थक्वेक के लिए जानते हैं, तो वो सेस्मिक एक्टिविटी को इल्सा, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रखना, यहाँ पे बस सेस्मिक लिख लो और आगे बढ़ जाओ, याद रखना चाहिए आपको ये, ठीक है। और ये सेस्मिसिटी को लैंडिंग साइट पे रीड करेगा। इसी के साथ साथ और भी चीज़ होता है, लैंगम्यूर प्रोब होता है, LP, अभी जैसे आपने ऊपर पढ़ा लैंगम्यूर प्रोब, इसमें क्या होता है, एस्टिमेट करता है प्लाज्मा डेंसिटी को, ठीक है, तो इसको रीड करेगा। तो आपको बस कीवर्ड्स याद रखना, अच्छा ठीक है, रंभा LP क्या है, प्लाज्मा डेंसिटी, इल्सा क्या है, सेस्मिसिटी, चेस्ट क्या है, तो थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, बस ये 3 चीज़ को याद करो, आगे बढ़ो, सीधी सी बात है। और मैं आपको ब्रेक करके दे रहा हूं, इतना तोड़ के दे रहा हूं, बस सुन लोगे तो याद हो जाएगा। रोवर की पेलोड्स क्या है, मास है 26 kg, पावर है 50 वाट, तो रोवर हल्के में आराम से चल लेगा, लैंडर उसको उठा के ले जाता है तो ज़्यादा हेवी होगा, ठीक है। रोवर मॉड्यूल जो होगा, जिसको प्रज्ञान कहते हैं, वो कैरी करता है सूट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी द ल्यूनर सर्फेस एंड सब सर्फेस विथ इंक्लूड, कौन कौन से सर्फेस क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोग्राफी, इसको लिब्स कहते हैं, वो भी कैरी करेगा। तो रोवर मॉड्यूल का यही काम है, अल्फा और एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर या फिर अल्फा पार्टिकल को रीड करना, ये सब चीज़ों को लैंडिंग साइट के विसिनिटी में, जहां लैंड कर रहे हैं ना, वहां पे विसिनिटी में किस लेवल की लाइफ होनी चाहिए वो पता होता है फॉर विक्रम, फॉर लैंडर एंड रोवर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया बेसिक। अब इसमें एक चीज़ कर लेना, आपको काम में दे रहा हूँ कि आप इसकी में इससे आउटकम्स क्या मिले वो देख लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रैवल फॉर लाइफ एंड बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2023 ये दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ये होस्ट करती है फर्स्ट एंड द 46th पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन को पाटा कहते हैं, ठीक है। अब नई दिल्ली में हुई, ये ध्यान रखना है, ट्रैवल फॉर लाइफ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज किया ग्लोबल लॉन्च फॉर ट्रैवल फॉर लाइफ, ये ध्यान रखना कि टूरिज्म से रिलेटेड है। बस कहाँ पे किया, भारत मंडपम में किया, नई दिल्ली में। अब देखिए ये है क्या, एक तरीके से एक सेक्टोरल प्रोग्राम है जो मिशन लाइफ कहते हैं इसको। ये टारगेट करता है कि टूरिज्म सेक्टर किस तरीके से बूस्ट करेगा। टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है वो इनिशिएट किया था, बेस्ट टूरिज्म विलेज का एक कंपटीशन था फरवरी 16 को, वो भी इसके ही ब्रांच में किया गया था, ठीक है। अब इसमें कुछ आउटकम्स आए, 35 रूरल टूरिज्म विलेज को सेलेक्ट किया गया, रिकग्नाइज किया गया, और इसमें इसको बांटा गया गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कैटेगरीज में, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी ना पॉलिटिशियंस की भी होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे पॉलिटिशियन तो फिर तो काला सोना निकल जाएंगे, है ना, ठीक है। तो इनमें बहुत सारा कैटेगराइज किया गया, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। 5, 10 एंड 20 विलेज को अलग अलग सेगमेंटेशन में बांटा गया। गोल्ड में देख लो, बस नाम ध्यान रखना,
एक तो दावर थे जम्मू एंड कश्मीर का। देखो जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल एरिया भी है, तो आप इसको याद रखो। सरमोली जो है उत्तराखंड का है, रेक मिजोरम, फिर इसी तरीके से केरल का है कंथर तेलोर, और फिर माडला है आपको मध्य प्रदेश का। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक बार सुन लेना, एक दो बार इसको 2 टाइम तो रीड जरूर करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 की भी बात चल रही है, जो कि नेविगेट करेगा पाथ ऑफ ल्यूनर एवोल्यूशन। बेसिकली इसमें क्या करेगा ना कि कुछ पास्ट मिशन जैसे चंद्रयान 3 हो गया, चंद्रयान 2 हो गया, उसके सक्सेस और उसके फेलियर को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसमें मून्स के कॉम्पोजिशन और हिस्ट्री के बारे में पता लगाने की भी कोशिश की जाएगी। एक दो और मैं बता देता हूँ, ल्यूपेक्स एक है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, इसको ल्यूपेक्स कहते हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट है इसरो और जाक्सा के बीच में। जाक्सा क्या है? जाक्सा जापान की है, और जैसे इसरो इंडिया का है वैसे जाक्सा जापान का है, ठीक है। और ये भी मून के लिए ही है, ठीक है, ये भी मून के लिए। एक है आपको एक्सपोसैट, मैं लिख देता हूं, एक है आपको एक्सपोसैट, ठीक है। ये आपको एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट है। ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड पोलैरिमीटर मिशन है, जो कि बहुत सारे वेरियस डायनामिक्स को रीड करेगा, ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेस को डिफरेंट एक्सट्रीम कंडीशंस में किस तरीके से रीड किया जाएगा उसको लाएगा, ठीक है। और एक और है, याद रखना, निसार नासा एंड इसरो का एक जॉइंट है, जिसको लेके जाया जाएगा लियो पे। लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट पे, और इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है नासा और इसरो के द्वारा। यह मैप करेगा इंटायर ग्लोब को 12 दिन में, और प्रोवाइड करेगा किस तरीके से जो कंसिस्टेंट डाटाज होते हैं फॉर द स्पेशलिटी ऑफ अर्थ इकोसिस्टम, आइस मास, वेजिटेशन, बायोमास, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर, नेचुरल हैजार्ड, अर्थक्वेक को भी इंक्लूड कर लो, सुनामी को भी इंक्लूड कर लो, वोल्केनो भी ले आओ, लैंडस्लाइड भी ले आओ, इसको रेड करेगा। गगनयान पता ही है, गगनयान मिशन जो होता है वो ह्यूमन को सेंड किया था स्पेस में, वो वाली बात चल रही है, तो देख लेना। बहुत ज़्यादा हो गया स्पेस के बारे में, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, आपको पता होगा कुछ दिन पहले दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर बनाया गया 17 किलोमीटर का, 17 किलोमीटर याद रखिएगा, और रीजन याद रखिएगा, दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ। और ये अगर आप न्यूज़ पढ़ते होगे ना तो आपको पता चलता होगा कि जैसे कुछ भी लॉन्च हुआ, तो कुछ भी इनॉग्रेट हो रहा है, तो उसको ना थोड़ा सा मतलब बैठ के उसको न्यूज़पेपर या फिर गूगल करके पढ़ लिया करो, क्योंकि उसी वक्त वो सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी मैगजीन से। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर 17 किलोमीटर का बनाया गया। कहाँ बनाया गया? साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन, गाजियाबाद में, यूपी में, तो यह ध्यान रखना है। फाउंडेशन स्टोन लेट किया गया मार्च 8 2019 को PM मोदी जी के द्वारा। स्पेशल क्या था? इंडिया का पहला रैपिड रेल सिस्टम है, रैपिड मतलब फास्टर मूविंग रेल सिस्टम। RRTS जो है वो न्यू रेल बेस्ड सेमी स्पीड ट्रेन्स है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजिट सिस्टम है, जिसमें आप तुरंत देखो, जैसे मान लो आप मेरठ से दिल्ली आते हो डेली काम करने के लिए, तो आपको पड़ गया मान लो 40 आवर्स या फिर मान लो 35 आवर्स, ठीक है। तो आप डेली अप एंड डाउन नहीं कर पाओगे, 30-35 आवर्स डेली कार से या बाइक से आप यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मानो आपको 17 किलोमीटर सिर्फ जाना है, उसी डिस्टेंस को कवर करने में सिर्फ आपको 17 किलोमीटर का डिस्टेंस शॉर्ट हो जा रहा है, तो आप डेली अप डाउन करोगे। इससे क्या होगा? इससे होगा हमारे जो कैपिटल सिटीज में बर्डन कम होगा। जो NCR के लोग आते हैं दिल्ली में काम करने, वो अपने अपने घर पर चले जाएंगे, फिर उनके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है, फिर उनके जगह की भी GDP बढ़ेगी। क्लियर है? तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चलेगी। और साथ साथ में इसके साथ साथ नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन को भी इन्होंने फ्लैग ऑफ किया, जो कनेक्ट करती है साहिबाबाद टू दुबई डिपो, दुबई डिपो तो हो ही नहीं सकता, ये कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। मेकिंग द लॉन्च ऑफ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS। अब ये जो इनॉग्रेट किया गया ना, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही इस पे पर्सनली ट्रेवल किया था, और जो ट्रेन से ट्रेवल किया था उसका नाम था नमो भारत, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं होयसाला टेम्पल्स के बारे में। एक बहुत ही कर्नाटका का होयसाला टेम्पल काफ़ी न्यूज़ में है, उसको समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले एक यूनेस्को वर्ड आएगा बार बार, उसको भी समझ लेते हैं। यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यह एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। ये क्या करता है? ये आपको बेसिक बात करेगा ना कि पीस को बिल्ड करना है थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन एंड साइंस एंड कल्चर। यूनेस्को की बात करें तो यह एक मेंबर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स UNSDGs का, एक कोलिशन है UN एजेंसीज का, एंड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम करता है कि वो किस तरीके से SDG को फुलफिल करे। यूनेस्को की हेडक्वार्टर की बात कर लें, ये आपको लोकेटेड है पेरिस में,
और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मोर देन 50 फील्ड ऑफिस में है अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जरूरी नहीं है, 3 ऐसे यूनेस्को के मेंबर्स हैं जो यूएन के मेंबर्स नहीं हैं, जैसे कुक आइलैंड हो गया, न्यू हो गया और पैलेस्टाइन हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 3 ऐसे यूएन के भी मेंबर हैं जो कि यूनेस्को के मेंबर नहीं है। उसका एग्जांपल है इजराइल, लिंचेस्टाइन, यूएस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट खुद इसका मेंबर नहीं है। यूनेस्को का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अटेन करेगा क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मोबिलाइज करेगा साइंस नॉलेज को एंड फोर्स करेगा, इन्फोर्स करेगा टू मेक द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एड्रेस करेगा इमर्जिंग सोशल और एथिकल चैलेंजेस को। यही सब है। ठीक है, यूनेस्को के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटका के होयसाला टेम्पल को सिक्योर किया एक प्लेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। जो अचीवमेंट है वो बहुत ही क्लोजली देखो, एक है शांति निकेतन, आपको पता होगा, ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर था, खुद का घर। ठीक है, जो कि 41st हेरिटेज साइट के तौर पे दिया गया था और ये उसको डोनेट कर दिए थे। एक टाउन है वेस्ट बंगाल में, इसको ऐड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। होयसाला टेम्पल, इसको बनाया गया 12-13 सेंचुरीज में। और बेसिकली ये क्या है, इसको 3 कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, बेलूर, हेलेबिट एंड सोमनाथपुरा से। ये तीनों कंपोनेंट ध्यान रखिएगा। ये जो आर्किटेक्चर है वो कंबाइन करते हैं एलिमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया नगरा स्टाइल एंड साउथ इंडिया का द्रविड़ा स्टाइल। जो 3 टेम्पल्स हैं इसमें इंक्लूड करते हैं वो कौन कौन सा है? एक आपको चेनेश्वरा टेम्पल ऑफ इन बेलूर, जो बिल्ड किया गया था होयसाला किंग विष्णुवर्धन के द्वारा 1116 AD में। एक दूसरा टेम्पल है होयसलेश्वरा टेम्पल इन हालेबिट, और तीसरा है आपको केशवा टेम्पल है ऑफ सोमनाथपुरा, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड कृष्णा को। उनके 3 फॉर्म्स, जो एक जनार्दन फॉर्म है, केशवा फॉर्म है एंड वेणुगोपाल फॉर्म है उनको। ये जितना भी है होयसाला टेम्पल्स के बारे में आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में भी पढ़िएगा, हिस्ट्री के फॉर्म में भी पढ़िएगा, और साथ साथ में इसको करंट अफेयर के फॉर्म में पढ़िएगा। तो इसको बहुत ही डिटेल में तोड़ के तीनों टेम्पल्स को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो न्यूज़ में रहता है वही उसी चीज़ को आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाता है। जो चीज़ें आपको पॉलिटी में रहेंगी वही चीज़ें आपको करंट अफेयर के पॉलिटी में पूछा जाएगा, जो करंट अफेयर में रहेगा वही पॉलिटी में पूछा जाएगा। तो न्यूज़ में बनिए। यह हमारा नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स रहा। आगे हम लोग इसी तरीके से जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। एक दिन में 2-2 वीडियोज़ भी आएंगी, लेकिन आप इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरे पास कुछ ऑप्शन लगे कि हाँ ठीक है, लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और हिंदी में अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं या कम हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसे फालतू का बोल के सिर्फ नहीं होगा कि हिंदी चेक कर लो, हिंदी बता दो, ये कर दो, हिंदी चेक करके बता दो। यार आप खुद देखो ना, थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लो, है ना। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यूएनजीए के बारे में। यूएनजीए की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, बनाया तो गया था इसको 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ बता देना। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो यूएन की, उसमें से ही ये आती हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।